सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम यहाँ पर आपके थर्ड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर यानी कि शैक्षिक मूल्यांकन क्रियात्मक शोध एवं नवाचार के क्वेश्चन पेपर को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में मूल्यांकन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है। तो हम सभी को पता है कि आज की जो शिक्षा व्यवस्था है ये क्या है, ये बाल केंद्रित है। तो विद्यार्थी को ध्यान में रखकर, बच्चे को ध्यान में रख करके ही हम सारी चीजें करते हैं। तो मूल्यांकन भी बच्चे को ध्यान में रख करके ही करेंगे। जब बच्चों को पढ़ा हम मूल्यांकन को ध्यान में रख करके, या बच्चे को हम ध्यान में रख करके पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को ही ध्यान में रख करके तो हम मूल्यांकन भी करेंगे। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर 2 है रचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो रचनात्मक मूल्यांकन होता है, इसका जो सबसे मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है छात्रों के सीखने की क्षमता को और बढ़ा कैसे हम सकते हैं। जो बच्चे जान रहे हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन और कैसे अच्छा कर सकते हैं इसके बारे में हम प्रयास करते हैं। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मूल्यांकन मापन से अलग है कैसे। मात्रात्मक न्याय की प्रक्रिया, गुणात्मक न्याय की प्रक्रिया, निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, या सुरक्षित किए गए अंकों के आधार पर निर्णय लेना। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो मूल्यांकन है इसके अंतर्गत जो मापन है और जो मूल्यांकन है ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 जो है निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब मूल्यांकन हम करते हैं बच्चे का, तो उसका एक तरीके से व्यापक मूल्यांकन होता है। उसका भावात्मक, क्रियात्मक, ये संज्ञानात्मक, तीनों के तीनों ही हम करते हैं। तो एक तरीके से निर्णय लेने की व्यापक प्रक्रिया होती है मूल्यांकन में, ठीक है। मापन में वो सीमित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है मापन का सामान्य सिद्धांत संबंधित है तो किससे? गणित से। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। निम्नांकित में कौन एक प्रभावी मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता नहीं है? विश्वसनीयता, लचीलापन, वैधता, ये सभी है, जटिलता नहीं है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है विज्ञान का आरंभ अवलोकन से होता है तथा इसकी अंतिम पुष्टि के लिए अवलोकन में ही लौटना पड़ता है। अवलोकन की यह परिभाषा किसकी है? तो दोस्तों, ये जो परिभाषा बहुत ढूंढने के बाद राइट आंसर ऑप्शन 2 गुड एंड हैट मिला है। तो दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बहुत घुमा करके पूछे गए हैं, या जो सिलेबस से बाहर एक आध ऐसे पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका टफ ही था, बहुत आसान मैं नहीं कहूंगी। क्वेश्चन नंबर 7 है सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का मार्ग कौन प्रशस्त करता है? तो सतत मूल्यांकन, ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षार्थियों के सतत एवं समग्र मूल्यांकन पर प्रभावी जोर दिया गया। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है। तो बौद्धिक योग्यता में बोध का अंग नहीं है, तो बोध के अंतर्गत अनुवाद, विवेचना, वाक विस्तार, ये सब आता है। अनुप्रयोग अलग हो जाएगा, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों के सीखने की प्रगति के वर्णन अभिलेख किस पर आधारित है? मौखिक तकनीकी, परियोजना तकनीकी, अवलोकन तकनीकी, या अधिन्यास तकनीकी। दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा अवलोकन तकनीकी, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है क्रियात्मक शोध का अंतिम चरण क्या होता है? तो हम सभी को पता है क्या होता है, लास्ट में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष निकलता है। क्वेश्चन नंबर 12 है क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। तो इसका जो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य वो नैदानिक होता है, यानी कि किसी भी समस्या के कारणों को हम जानते हैं, हम उस समस्या के कारण का पता लगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, उसका हल ढूंढते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है सामुदायिक सहभागिता में नवाचार है। एनसीसी, रेड क्रॉस संस्था, स्काउटिंग, ये सभी है, तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 है क्रियात्मक शोध के प्रवर्तक कौन है? तो स्टीफन एम कोरे। ऑलरेडी ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। ये सामुदायिक सहभागिता वाला भी आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से मुझे पता है, ये आप लोगों ने सीरीज में पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 15 है एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों को विभिन्न संवेगात्मक समस्याओं के कारणों को पहचानने व उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हैं। उम्मीद करती हूँ कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके सब सही हुए होंगे। सामुदायिक सहभागिता के संदर्भ में शिक्षक का क्या दायित्व होता है? तो सामुदायिक सहभागिता का मतलब है जो ग्राम प्रधान होते हैं, इसके अलावा जो एसएमसी के अध्यक्ष होते हैं, बच्चों के अभिभावक होते हैं, वो सभी लोगों से जो शिक्षक का संबंध है वो मधुर होना चाहिए, ताकि अभिभावक विद्यालय में आए, अपने बच्चों की कार्यशैली के बारे में, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, बच्चे की हर एक आदतों के बारे में वो आकर के बताएं,
ठीक है। इसके बाद ब्लूप्रिंट क्या है, तो प्रश्न पत्र निर्माण की आधारशिला है कि प्रश्न पत्र हमें बनाना कैसे है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन हमें देने हैं, इस तरीके से हमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 18 है क्रियात्मक शोध की एक परिभाषा लिखनी है। दोस्तों स्टीफन एम कोरे के अनुसार क्रियात्मक अनुसंधान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यवहारिक कार्यकर्ता वैज्ञानिक ढंग से अपनी समस्याओं का अध्ययन, अपने निर्णय और क्रियाओं में निर्देशन, सुधार और मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है परिकल्पना क्या है, तो किसी भी समस्या का प्रस्तावित उत्तर ही परिकल्पना कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है क्रियात्मक शोध के कितने चरण है या चरण क्या क्या है। दोस्तों पहला चरण होता है समस्या का चयन, फिर इसके बाद दूसरा होता है समस्या को परिभाषित करना, तीसरा होता है समस्या का सीमांकन करना, चौथा होता है समस्या के संभावित कारणों का पता लगाना तथा कारणों का विश्लेषण करना, पांचवा होता है क्रियापरक परिकल्पना का निर्माण करना, छठवां होता है अभिकल्प निर्माण एवं उपकरणों का विकास, और सातवां होता है विश्लेषण, और इसके बाद लास्ट में आता है निष्कर्ष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं उत्तम परीक्षण के दो गुण बताइए, तो वैधता, विश्वसनीयता। क्वेश्चन नंबर 22 है मौखिक अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं, तो हम मौखिक अभिव्यक्ति के साधनों में कविता, कहानी, इसके अलावा वाद विवाद, ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है सतत मूल्यांकन के दो महत्व बताइए, तो आपको पता ही है कि बच्चे की प्रगति के बारे में हम लगातार आकलन कर सकते हैं, बच्चे का क्या वो बच्चा सीख रहा है इसके बारे में पता लगा सकते हैं। मूल्यांकन के प्रकार बताइए, तो संरचनात्मक मूल्यांकन, इसके अलावा योगात्मक मूल्यांकन, ऐसे आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 25 है मापन और मूल्यांकन में दो अंतर बताइए, तो मापन आप सभी को पता है कि हम मात्रा एक तरीके से मापन का काम करते हैं, मूल्यांकन में हम व्यक्ति के गुणों के बारे में भी बात करते हैं। ठीक है। और जो मापन है इसमें केवल हम एक तरीके से केवल अंकों की बात करते हैं या फिर केवल मापन की बात करते हैं, जबकि जो मूल्यांकन होता है इसमें हम मापन और मूल्यांकन दोनों के लेकर के ही चलते हैं। इसके बाद जो मूल्यांकन शब्द है इसी में मापन जो है ये समाहित है। क्वेश्चन नंबर 26 है प्रश्न पत्र निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं, तो ऑलरेडी यहाँ पर मैंने बताया किस तरीके से पहले ब्लूप्रिंट बनाते हैं हम, किस तरीके से चैप्टर्स में से ढूंढते हैं क्वेश्चंस को, किस तरीके से हम कौन से क्वेश्चंस का उपयोग करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी कि बच्चों कौन से क्वेश्चंस हम एग्जाम में दें जिससे बच्चों का जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो अच्छे से हो, बच्चे उस प्रश्न को देख करके सोचे, ये सब चीजें हमें इसमें लिखना था। क्वेश्चन नंबर 27 है साक्षात्कार से आपका क्या तात्पर्य। साक्षात्कार का मतलब इंटरव्यू होता है जिसमें हमारे बारे में व्यक्ति जानना चाहता है, हमारे व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 मांसपेशियां एवं आंगिक गतिविधियां मूल्यांकन के किस पक्ष में आती हैं, तो ये क्रियात्मक या कौशलात्मक पक्ष के अंतर्गत आती है, क्रियात्मक पक्ष ही इसको बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 29 है शिक्षण प्रक्रिया की दृष्टि से संज्ञानात्मक पक्ष के कौन कौन से स्तर हैं, तो ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन, 6 स्तर होते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं, तो अभी आप लोगों ने देखा है कि रचनात्मक मूल्यांकन में बच्चे की सीखने की क्षमता की हम जांच करते हैं, बच्चा कितना सीख पाया है, कहाँ कहाँ हम सिलेबस में क्या क्या चेंज कर सकते हैं कि जिससे बच्चा और अच्छा सीख पाए। इसके बाद यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने अच्छे से लिखा होगा। मूल्यांकन के भावात्मक पक्ष में बच्चों की रुचियों का, आवश्यकताओं का, इन सब का ध्यान रखते हैं और यही पूछा भी है कि भावात्मक पक्ष का क्या उद्देश्य है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है मूल्यांकन की आवश्यकता को स्पष्ट करिए, तो अगर हम बच्चे को पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे पढ़ाते जाएंगे, उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे, उसका टेस्ट नहीं लेंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा बच्चा क्या सीख रहा है, तो इस तरीके से हमें लिखना था। शैक्षिक नवाचार के उद्देश्य को स्पष्ट करिए। शैक्षिक नवाचार का एक ही उद्देश्य है कि बच्चों को जो रटी रटाई परिभाषाएं आ रही हैं, जो रटी रटाई चीजें हैं, कैसे उन्हें हम दैनिक जीवन में प्रयोग करके बच्चों को समझा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कैसे बच्चों को आसान भाषा में उसी कॉन्सेप्ट को समझा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लाभ का वर्णन करिए, तो पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत उपयोगी होती हैं बच्चे के सर्वांगीण विकास में, चाहे वो खेल हो, चाहे वो गीत हो, चाहे वो नाटक हो, चाहे वो बच्चों का डांस हो, कुछ भी बच्चे कर रहे हैं, तो ये सब बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ पाठ्य सहगामी क्रियाएं बहुत उपयोगी होती हैं। फिर अवलोकन प्रविधि है, क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है, तो अवलोकन प्रविधि के बारे में आपको पता है किसी भी चीज को हम देख करके सीखते हैं। फिर उपचारात्मक शिक्षण है, किसके लिए आवश्यक है और क्यों, तो ऐसे बच्चे जो किसी न किसी विषय में कमजोर है, जिनको किसी न किसी प्रकार की समस्या है, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण बहुत आवश्यक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र बताइए, तो क्रियात्मक शोध के 4 क्षेत्र, तो दोस्तों क्रियात्मक शोध को हम शिक्षा के क्षेत्र में तो सबसे पहले आपको पता ही है कि यूज करते हैं। इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला प्रत्येक शिक्षक और अधिकारी अपनी समस्याओं का सरल और आसानी से
समाधान खोजने के लिए इसका उपयोग करता है। शिक्षण विधियों में उचित परिवर्तन लाने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं, शिक्षक प्रयोग करते हैं, ठीक है। कम समय में अपनी सभी समस्याओं का सरल और सही समाधान खोजने के लिए हम क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करते हैं। प्रत्येक कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग कर सकता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी विभाग हो, शिक्षा विभाग ही नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है, शैक्षिक नवाचार के महत्व को स्पष्ट करिए। तो शैक्षिक नवाचार के माध्यम से बच्चों को हम बहुत सारा कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीजें आसानी से समझा पा रहे हैं, सरल भाषा में, उन्हीं की भाषा में। क्वेश्चन नंबर 39 है, शिक्षण अधिगम एवं मूल्यांकन के संबंध पर प्रकाश डालिए। तो शिक्षण अधिगम और मूल्यांकन यानी कि बच्चा सीख रहा है और सीखने के बाद उसका मूल्यांकन हो रहा है, तो इसका हम कैसे इसमें संबंध स्थापित करेंगे। तो जैसा मैंने कहा कि बच्चा सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है, अगर हम उसका मूल्यांकन नहीं करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा बच्चा क्या सीख रहा है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रश्नों के प्रकारों पर चर्चा कीजिए। तो हम सभी को पता है कि जो प्रश्न होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न हुआ, जिसे हम वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न भी कहते हैं, निबंधात्मक प्रश्न हुआ, बहुविकल्पी लघु उत्तरीय प्रश्न हुए, अलग अलग प्रकार के प्रश्न हुए। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने सारे के सारे प्रश्नों को देख लिया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने क्वेश्चंस को सही करने का पूरा कोशिश किया होगा दोस्तों। तो आपने पेपर कैसा किया है, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आप जरूर कमेंट करिएगा। मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छे से आप लोगों को सारे के सारे जो आंसर है वो करेक्ट से करेक्ट में बताऊं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने आंसर को पूरा मिला लिया होगा। थैंक यू सो मच पूरा का पूरा यहाँ पर क्लास देखने के लिए। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कितना क्वेश्चन सही किया आप जरूर कमेंट करिएगा। विषयों की क्लासेस की लिंक आपको राजन सीरीज और पवन सीरीज के क्वेश्चंस को आप दोहरा के जाइएगा, क्योंकि इन्हीं से प्रश्न आ रहा है। तो आप लोग प्लीज दोहराइएगा, और प्रीवियस ईयर ऑलरेडी करवा दिया है तो उसको भी आप दोहरा के जाइएगा। थैंक यू सो मच क्लास को पूरा देखने के लिए। जय हिंद।